राधे राधे दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो मित्र रहा करते थे और दोनों ही ठग थे। एक का नाम नत्थू था और एक का नाम सत्तू था। वह दोनों बहुत ही गहरे दोस्त थे। राह चलते लोगों से शर्त लगाकर उन्हें ठगा करते थे। एक दूसरे को भी कभी कभी अवसर मिलने पर ठग लेते थे। एक दिन नत्थू ने अपनी पत्नी से कहा, बहुत दिन हो गए सत्तू को ठगे हुए। ऐसा करो, घी का एक घड़ा तैयार करो, उसमें अंदर नीचे की ओर गोबर रखो और ऊपर अच्छा दानेदार घी रख दो। उसकी पत्नी ने घी का घड़ा तैयार कर दिया। वह उसे लेकर सत्तू को ठगने के लिए चल दिया। उसे रास्ते में सत्तू मिल गया। नत्थू ने जब सत्तू को देखा, उसकी नज़र सत्तू के हाथ में लगे सोने के कड़े पर पड़ी। नत्थू आश्चर्य से बोला, भाई सत्तू, तेरे हाथ में यह कड़ा, यह सोने का कड़ा है। चल, तू भी क्या याद करेगा, यह सोने का कड़ा ले ले। तेरे पास जो भी छोटी मोटी चीज है वह मुझे दे दे। सत्तू ने कहा, मेरे पास शुद्ध घी का भरा हुआ घड़ा है, मैं यह घी तेरे ही घर ला रहा हूँ। नत्थू ने कहा। नत्थू की बातें सुनकर सत्तू ने कहा, यार नत्थू, मेरा सोने का कड़ा तेरे घी से बहुत महंगा है, परंतु दोस्ती में क्या नफ़ा क्या नुकसान। मुख से वचन निकल गया जो निकल गया। भाभी के लिए इस कड़े से नथुना बनवा लेना। इतना कहकर सत्तू ने वह कड़ा निकालकर नत्थू को दे दिया। नत्थू ने भी घी का घड़ा सत्तू को दे दिया। इस प्रकार दोनों अपने अपने घर लौट आए। नत्थू सत्तू को ठग कर आ गया। उसने अपनी पत्नी को कड़ा दिखाया तो वह बहुत प्रसन्न हुई। वह बोली, तुम्हारा मित्र है सत्तू, वह सुनार भी है। एक काम करो, इस कड़े को उसी से गलवा कर मेरे लिए नथुना बनवा दो। अरे भाग्यवान, मैंने घी में गोबर मिलाकर सत्तू को ठगा है। मैं इस सोने के कड़े को उसी से कैसे बनवाऊंगा। अगर उसने फिर से वह कड़ा मुझसे वापस मांग लिया तो क्या होगा। तो ठीक है, दूसरे सुनार के पास इसे गलवा कर नथुना बनवा दो। ठीक है, मैं जाता हूँ। नत्थू उस कड़े को लेकर सुनार की दुकान में पहुँचा। सुनार ने उस कड़े की जांच पड़ताल करते हुए कहा, इस कड़े में 2 आने सोने की पॉलिश है, बाकी यह लोहे का बना हुआ है। इधर सत्तू घर आकर अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान, मैंने सोने की पॉलिश वाला वह लोहे का कड़ा नत्थू को दे दिया है। उसने इस सोने का कड़ा समझा और उसके बदले में मुझे असली दानेदार घी दे दिया। एक काम करो, इस घी से गर्मा गर्म हलवा बनाकर मुझे खिला दो। सत्तू की पत्नी ने हलवा बनाने के लिए घी निकाला तो उसे पता चला कि इसमें घी कम और नीचे सारा गोबर भरा हुआ है। उसने सत्तू को यह बात बता दी कि नत्थू ने उसे घी में भी ठग लिया है। यह सुनकर सत्तू अपनी पत्नी से बोला, ठगी में नत्थू और मैं एक से बढ़कर एक हैं, क्योंकि एक ठगनी का पुत्र है तो दूसरा जाति का ठग है। हम दोनों को ठग पाना आसान नहीं है। इस तरह एक ठग दूसरे ठग को अपनी बुद्धि से ठग लेता है। अगली कहानी। बहुत समय पहले की बात है। सिंध प्रांत में सखर नामक शहर में धनी राम नाम का एक सेठ रहता था। उसके पास बहुत ज़्यादा धन था और उसे अपने धन और दौलत का बहुत घमंड था। उसके 4 लड़के थे। एक दिन उसने अपने चारों लड़कों को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा, तुम किसके भाग्य का खाते हो। हम सब आपके भाग्य का ही खा रहे हैं। सेठ के तीनों लड़कों ने एक साथ जवाब दिया।
लेकिन सबसे छोटा लड़का चैतराम ने कहा, इस संसार में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के भाग्य का नहीं खा सकता है, इसलिए मैं भी अपने ही भाग्य का खाता हूँ, आपके भाग्य का नहीं। यह सुनकर धनीराम को बहुत क्रोध आया। उसने उसे डांटते हुए कहा, तुम अपने ही भाग्य का खाते हो तो मेरे घर से निकल जाओ। धनीराम की पत्नी ने उसे बहुत समझाया बुझाया, लेकिन वह उसकी एक ना माना। उसने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। चैतराम को विदा करते समय उसकी माँ ने उसे कुछ रोटियां दी। उसके पिता देख ना सके, इसलिए उन रोटियों के अंदर चांदी के सिक्के छिपाकर दे दिए। चैतराम घर से निकल पड़ा। चलते चलते रास्ते में रात हो गई। वह काफी थक गया था। तभी उसकी नज़र एक गुफा पर पड़ी। वह गुफा के अंदर जाकर सुस्ताने लगा। कुछ देर के बाद उसे नींद आ गई। आधी रात को कुछ लोगों की आवाज़ों को सुनकर उसकी नींद टूट गई। उसने गुफा से 4 लोगों को बातें करते हुए देखा। उनमें से एक कह रहा था, हमें इस राज्य की जासूसी सतर्कता से करनी होगी। हम में से 2 लोगों को राज दरबार में नौकरी हासिल करनी है। यहाँ के चप्पे चप्पे की जानकारी हमें अपने राजा तक पहुँचानी है। मौका देखकर बाद में हम इस राज्य पर आक्रमण कर देंगे। कुछ देर के बाद वे वहाँ से चले गए। चैतराम ने सोचा, मुझे इन जासूसों की सारी बातें राजा को बता देनी चाहिए। सुबह होने से पहले वह दरबार में पहुंच गया। उसने रात को सुनी सारी बातें राजा को बता दी। कुछ देर के बाद वे 2 जासूस नौकरी मांगने राज दरबार में आ गए। उन्हें पकड़कर कैद कर लिया गया। राजा चैतराम से बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, तुम मुझसे जो मांगना चाहते हो मांगो। चैतराम को घुड़सवारी का शौक था। उसने राजा से एक घोड़ा मांगा। राजा ने खुशी खुशी उसे घोड़ा दे दिया। चैतराम उस घोड़े पर सवार होकर आगे चल दिया। उसे भूख लगी तो उसने अपनी माँ की दी हुई रोटियां खाई। चांदी के सिक्कों को निकालकर उसने अपने लिए जरूरी चीजें खरीद ली। रास्ते में उसे बकरी का एक बच्चा दिखाई दिया। वह अपने झुंड से बिछुड़ चुका था। चैतराम ने उसे अपने पास रख लिया। बकरी का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक बार चैतराम को रास्ते में ही रात हो गई। कुछ ही दूर पर उसे एक गांव दिखाई दिया। वह घोड़े और बकरे सहित उस गांव में पहुंच गया। उसने गांव वालों से कहा कि उसे एक रात रुकने के लिए एक कमरा चाहिए। उस गांव के लोग दुष्ट स्वभाव के थे। उन्होंने गांव के ऊपर धार में एक मकान बना रखा था। वह मकान खुला हुआ था। उसमें दरवाजे और खिड़कियां हमेशा खुली रहती थी। रात को वहां ठंडी हवा आती थी, क्योंकि दरवाजे खिड़कियां व्यवस्थित नहीं थे। जो भी यात्री रात के समय इस गांव में आता, गांव वाले ठहरने के लिए उसे इसी मकान में ले जाते। रात को ठंड से सुबह वह यात्री मरा हुआ मिलता। वह उसका सामान और पैसे आपस में बांट लेते। यही उस गांव वालों के लोगों का रहन सहन था। इसी प्रकार लोगों को वह लूटा करते थे। गांव वालों ने चैतराम की व्यवस्था उसी मकान में कर दी। पहले तो सब ठीक रहा। जैसे ही रात गहराने लगी, तेज ठंडी हवाएं चलने लगी। आधी रात को ठंड बहुत बढ़ गई।
इस ठंड में कैसे जीवित रहा जाए। उसने अपनी अकल दौड़ानी शुरू कर दी। उसे मकान में एक हाथ की चक्की दिखाई दी। उसने उसे हाथ से चलाना शुरू किया। चलाते चलाते वह पसीने से तरबतर हो गया। उसने सारी रात इसी तरह चक्की चला चला कर काट दी। रात खुलने पर गांव के ठग वहां पर आ पहुंचे। चैतराम को जिंदा देखकर उनको आश्चर्य हुआ। वे बोल पड़े, अरे तुम जीवित कैसे हो? चैतराम बोला, मेरे ठंड में जीवित रहने का राज यह बकरी है। बकरी कैसे रात को जैसे ही ठंड बढ़ती गई, मैं इस बकरी को कहता गया, ए बकरी इस जाड़े को खा जा। मेरी बात को सुनकर यह बकरी जाड़े को खाती रही। इससे पूरा कमरा गर्म रहा। चैतराम की इस बात को सुनकर गांव के ठगों की नज़र उस बकरी पर पड़ी और उनकी नज़रों में यह बकरी खटकने लगी। उन्होंने उसे वह बकरी बेचने को कहा। चैतराम पहले मना तो करता रहा, किंतु बाद में उसने वह बकरी भारी कीमत में उन्हें बेच दी। चैतराम के वहां से जाने के बाद गांव के ठगों में उस मकान में रहने की होड़ लग गई। वे सब रात को उस मकान में रहने के लिए आ पहुँचे, जहां पर वे सभी राहगीरों को सुलाते थे। वहां उन्होंने एक कोने पर बकरी को बांध दिया। रात में जैसे ही ठंडी हवा चलने लगी, उन्होंने बकरी की ओर देखकर कहना शुरू किया, बकरी बकरी ठंडी हवा आ रही है, ठंड को खा जाओ। ठंड और बढ़ती ही गई। देखते देखते गांव के ठग वहीं ढेर हो गए। आगे चलकर चैतराम ने एक युवती को रोते हुए देखा। पूछने पर उसने बताया, मेरी माँ बहुत बीमार है, उसके पैरों में चोट लगी हुई है। उसे हकीम के पास ले जाने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं है। चैतराम ने उसे अपने घोड़े पर बैठा लिया। वह उसे उसके घर ले गया। वहां से उसकी बूढ़ी माँ को घोड़े पर बिठाकर वह हकीम के पास ले गया। हकीम की दवाई से वह स्वस्थ हो गई। चैतराम कुछ दिनों तक उन्हीं के घर पर रहा। बुढ़िया ने अपनी लड़की का ब्याह चैतराम से कर दिया। चैतराम अपनी पत्नी के साथ घर वापस आ पहुंचा। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके माता पिता बूढ़े हो चुके हैं। उनमें अब काम करने की ताकत भी नहीं रही। उनके दोनों भाई गरीब में जीवन यापन कर रहे थे। चैतराम को देखकर उनके पिता बोले, बेटा तूने सच ही कहा था। इस संसार में हर व्यक्ति अपने ही भाग्य का खाता है। जो दूसरों के भाग्य पर निर्भर रहते हैं, उसे तेरे भाइयों जैसा अभाव और गरीबी में जीवन बिताना पड़ता है। चैतराम ने अपने माता पिता के पैर छुए और बोला, पिताजी, हर व्यक्ति को अपने भाग्य के अनुरूप बुद्धि और परिश्रम से जीवन में कुछ पाना ही पड़ता है। मैंने भी जो पाया अपने भाग्य का और परिश्रम से पाया, किंतु आपके दिए चांदी के सिक्कों ने मेरी बहुत सहायता की थी। सिक्कों वाली बात धनी राम अभी भी समझ नहीं पाया था, क्योंकि उसको तो यह भी नहीं पता था कि उसकी पत्नी ने चोरी से रोटियां दी थी और उन रोटियों में चांदी के सिक्के डाल दिए थे। लेकिन उसकी माँ की मुस्कुराहट बता रही थी कि उसे यह बात अभी भी याद है।